हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास यह दूसरा होगा थ्योरी का पीएन संधि डायोड। इससे पहले हम सेमीकंडक्टर का थ्योरिकल क्लास प्लस न्यूमेरिकल क्लास जो ऑब्जेक्टिव क्लास का सेशन था वह कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीएन संधि डायोड, जो हमारा अगला इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर होगा। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है? यदि एक पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए कि जिसमें संधि पर एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो, क्रिस्टल संरचना कंटिन्यूअस एट बाउंड्री, तो उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड का जो है ए सिंबल आपका है, ए एनोड बोला जाता है, ए कैथोड बोला जाता है और ए डायोड है अपना। ठीक है, आगे है डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है? देखिए, यह संधि के पास इलेक्ट्रॉन एवं होल्स को पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन के कारण उत्पन्न एक मुक्त आवेश रहित क्षेत्र होता है। इसे स्पेस चार्ज क्षेत्र भी कहते हैं। एक्सेप्टर तथा डोनर आयंस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बैरियर यानी पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, डोनर यानी ग्राही और दाता यानी एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इन मोबिलिटी आयन होते हैं। इसका मान सिलिकॉन के लिए कितना होता है? इनका मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, 0.3 वोल्ट होता है। बैरियर की चौड़ाई अधिक हो जाती है। ठीक है, पी टाइप पदार्थ ऋण चिन्ह के साथ लगे प्लस चार्ज मोबाइल आवेश वाहक प्रदर्शित करते हैं, और एन टाइप पदार्थ में प्लस चिन्ह के साथ लगे माइनस चार्ज मोबिलिटी आवेश वाहक प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, मेनली जो डिप्लीशन लेयर होता है अपना, डिप्लीशन लेयर यह 3 बात पे निर्भर करता है। ठीक है, पहला सेमीकंडक्टर का मटेरियल पे, जैसा कि सिलिकॉन के लिए देखे हैं 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट देखे हैं। दूसरा तापमान पे निर्भर करता है। तीसरा जो है किस पे निर्भर करता है? डोपिंग पे निर्भर करता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। और एक बात और ध्यान रखिए, जो डोपिंग है, डोपिंग अगर हम बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर पतली होती है। अगर हम डोपिंग बढ़ाते हैं तो हमारी डिप्लीशन लेयर पतली होती है। दूसरा है तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर हमारी चौड़ी हो जाती है। तो ये सब बात आप याद रखिए डिप्लीशन लेयर के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है डिप्लीशन लेयर, रिवर्स वाइज में क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पीएन संधि का अविनतीकरण यानी बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो बायसिंग का अर्थ है परिपथ को डीसी वोल्टेज प्रदान करना। ठीक है, बायसिंग का मतलब परिपथ को डीसी वोल्टेज प्रदान करना। बायसिंग 2 प्रकार का होता है। एक हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होता है, अग्रनाभिमुखी यानी फॉरवर्ड बायस होता है, और दूसरा हमारा रिवर्स बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस को देख लेते हैं। देखिए, फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे बोल्ट से कनेक्ट कर दिए हैं। ये पी क्षेत्र है आपका, पी क्षेत्र में होल्स रहते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डिप्लीशन आपका लेयर दिखाया गया है। तो इधर क्या करते हैं, इधर होल होते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक दूसरे को ये रिकॉम्बिनेशन आपस में करते हैं। ठीक है, तो इसमें पी सिरे को बैटरी के धनात्मक, फॉरवर्ड वाइस में पी सिरे को बैटरी के धनात्मक तथा एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें बैरियर की तीव्रता हाई ऑफ बैरियर एंड चौड़ाई कम होती है। ठीक है, इसमें बैरियर की तीव्रता हाई होती है तथा चौड़ाई कम होती है।
इस परिस्थिति में डिफ्यूजन धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इस स्थिति में डिफ्यूजन धारा जो है प्रवाहित होती है। तो इस परिस्थिति में डायोड का प्रतिरोध लगभग बहुत कम 5 ओम होता है। तो ये आपका फार्मूला है डायोड प्रतिरोध के लिए। आगे देखते हैं, इसमें प्रवाहित धारा 10⁻³ एम्पीयर के क्रम में होती है। धारा में परिवर्तन एक्सपोनेंशियली रूप से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। धारा में परिवर्तन एक्सपोनेंशियली रूप से होता है। अग्र धारा यानी फॉरवर्ड करंट ताप के प्रभाव से मुक्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका फॉरवर्ड वाइस। और एक बात और ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड वाइस में जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछता है, इससे रिलेटेड क्या होता है फॉरवर्ड वाइस से। देखिए, पहला होता है कि फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है। तो आप नोट कर लीजिए, फॉरवर्ड वाइस में जो रेजिस्टेंस का मान होता है कम हो जाता है। फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, फॉरवर्ड वाइस में जो फॉरवर्ड वाइस होता है उसमें क्लोज सर्किट की भांति कार्य करता है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइस में क्लोज सर्किट की भांति कार्य करता है, क्योंकि इस तरह होता है और फॉरवर्ड वाइस होता है तो इसमें क्लोज सर्किट की भांति कार्य करता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, फॉरवर्ड वाइस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो होती है कम हो जाती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरवर्ड वाइस में डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वह कम हो जाती है। जो डिप्लीशन लेयर था ना उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये सब पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है फॉरवर्ड वाइस से रिलेटेड, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पी क्षेत्र में यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और एन क्षेत्र में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बायस को हम नेगेटिव कहते हैं। इसमें डिप्लीशन लेयर देख सकते हैं, ये चौड़ा बना दिया गया है, क्योंकि रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई मतलब चौड़ाई जो होती है बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको, और एक बात और, इसमें जो है आपका ये ओपन सर्किट की भांति है वर्क करता है। इसमें आगे देखेंगे तो इसमें पी सिरे को ऋणात्मक वोल्टा तथा एन सिरों को धनात्मक वोल्टा से किया जाता है। इसमें बैरियर की तीव्रता तथा चौड़ाई बढ़ जाती है, बैरियर की तीव्रता और चौड़ाई बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में प्रवाहित धारा 10⁻⁹ एम्पीयर सिलिकॉन या 10⁻⁶ एम्पीयर जर्मेनियम के क्रम में होती है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ने पर रिवर्स धारा दोगुनी हो जाती है। इस परिस्थिति में डायोड प्रतिरोध बहुत अधिक मेगा ओम में क्रम में हो जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसमें प्रवाहित धारा को लीकेज करंट कहते हैं। इसमें जो प्रवाहित धारा होती है वह लीकेज करंट कहते हैं। लीकेज करंट केवल मैग्नेटिक कैरियर के द्वारा प्रवाहित होती है। तो रिवर्स वाइस में जो लीकेज करंट फ्लो होती है केवल मैग्नेटिक कैरियर द्वारा फ्लो होती है। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दोस्तों, तो रिवर्स वाइस में जो होता है, पहले तो रेजिस्टेंस का मान रिवर्स वाइस में बढ़ जाता है, रिवर्स वाइस में रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। दूसरा है, रिवर्स वाइस में ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। हमारा जो रिवर्स वाइस है उसमें ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तीसरा है हमारा, रिवर्स वाइस में डिप्लीशन लेयर अधिक होता है। जो रिवर्स वाइस होता है उसमें अपना डिप्लीशन लेयर जो होता है वह अधिक होता है। तो ये सब पॉइंट बहुत VVI है दोस्तों, इसको जरूर आप याद रखेंगे। तो डिप्लीशन लेयर में जो उसकी चौड़ाई जो होती है अधिक हो जाती है रिवर्स वाइस में। और अगला है PN जो डायोड होता है वह केवल फॉरवर्ड वाइस में वर्क करता है। ठीक है, PN डायोड केवल फॉरवर्ड वाइस में वर्क करता है। ठीक है ना। और फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो करता है, और रिवर्स वाइस में क्या होता है,
करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन रिवर्स वाइस में भी लीकेज करंट फ्लो होती है। वो भी किसके कारण? माइनॉरिटी कैरियर के कारण। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है? रिवर्स वोल्टेज के एक निश्चित मान पर धारा के तेजी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन या भंजन कहते हैं। ठीक है, वह वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। आगे है पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। यह क्या होता है? PIV डायोड की उत्क्रम अभिनति यानी रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना संधि के ब्रेकडाउन किए संधि पर आरोपित की जा सकती है, यानी PIV ग्रेटर देन इक्वल VM। ठीक है, आगे देखते हैं जंक्शन ब्रेकडाउन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरा जीनर ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है? रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह माइनॉरिटी वाहक के कारण होता है। जैसा कि देखें ऊपर, अधिक रिवर्स वोल्टता पर अल्पसंख्यक वाहक की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह दूसरे सहसंयोजन बंधों से टकराकर इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्म उत्पन्न करते हैं। तो कोलाइज यानी टकराव के कारण इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्मों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जिससे उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। इसे ही एवलांच गुणन कहते हैं। ठीक है, तो एवलांच जो ब्रेकडाउन होता है 6 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर होता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है 6 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर होता है और ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ताप जब बढ़ाते हैं तो एवलांच ब्रेकडाउन का वोल्टेज मान बढ़ जाता है। ठीक है, आगे जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? डिप्लीशन परत पर उच्च विद्युतीय क्षेत्र के कारण उसमें उपस्थित अर्धचालक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। इसे टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे है इस प्रकार का ब्रेकडाउन अत्यंत कम रिवर्स वोल्टेज लगभग 6 वोल्ट से कम पर ऑपरेट होता है। यह ब्रेकडाउन ऐसे डायोड में होता है जिनके N तथा P क्षेत्र की डोपिंग बहुत तुच्छ होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ताप बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घट जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जीनर ब्रेकडाउन का वोल्टेज का मान जो है घट जाता है, कम हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रेक्टिफायर क्या होता है? AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने की प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। जो AC सप्लाई है उसको DC सप्लाई में बदलने की प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। आगे अपना रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग DC होता है। ठीक है, जो रेक्टिफायर होता है प्योर उसमें DC नहीं होता है, पल्सेटिंग DC होता है, जिसे हम रिपल कहते हैं, उर्मिका कहते हैं। तो पल्सेटिंग DC को फिल्टर प्रयुक्त कर शुद्ध DC प्राप्त करते हैं। ठीक है, पल्सेटिंग जो DC होता है उसे फिल्टर यूज करके उसे हम प्योर DC बनाते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार का होता है, एक सेंटर टेप टाइप, एक ब्रिज टाइप। ठीक है ना। तो देखते हैं हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी। यह इनपुट AC वोल्टेज के केवल एक अर्धचक्र में ही चालन करता है। इसमें एक डायोड का प्रयोग किया जाता है, VVI है। इसमें एक डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें आउटपुट पर केवल एक अर्धचक्र ही प्राप्त होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनपुट दिए हैं, ये BM साइन, एक डायोड इसमें प्रयोग किया गया है, यहाँ पे लोड है। ठीक है, और ये इसका आपका वेव है, जैसे ये साइन वेव है AC और ये पल्सेटिंग अपना DC दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर।
यह एसी इनपुट के दोनों अर्ध चक्रों में चालन करता है तथा आउटपुट पर पूर्ण तरंग प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सेंटर टैप्ड दृष्टिकारी, दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहला देखते हैं सेंटर टैप्ड दृष्टिकारी देखते हैं, यह क्या होता है। तो इसमें दो डायोड लगे होते हैं जो इनपुट एसी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों में क्रमशः चालन करते हैं। इसे सीधे मेंस से प्रचालित नहीं किया जा सकता है। इसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। ये VVI है जो सेंटर टैप्ड दृष्टिकारी होता है रेक्टिफायर, इसका वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है वह अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट सप्लाई दिए हैं, यहाँ पे एक D1 है एक D2 है, दो डायोड लगा हुआ है, ठीक है। और इसका ये आपका AC है दिए हैं और अपना पल्सेटिंग अग्रवाइज D2 अग्रवाइज में दे रहा है, ठीक है। ये वेवफॉर्म इसका है। आगे देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और जब 4 डायोड को व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज की तरह दृष्टिकारी में लगाया जाता है तो उसे ब्रिज दृष्टिकारी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे तो इसमें 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। वही सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो दृष्टिकारी था 2 डायोड का प्रयोग किया गया था, वहीं अर्ध तरंग दृष्टिकारी था तो 1 डायोड प्रयोग किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसमें 4 डायोड प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर है आपका, इसमें 4 रेक्टिफायर प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, 4 डायोड प्रयोग किया गया है। तो ये अपना D4 D1 D2 D3, ठीक है। ये इनपुट दिया है, यहाँ से AC इनपुट दिए हैं। तो दोस्तों ये सब का जो भी FR जो होता है, जैसे इसमें फुल ब्रिज रेक्टिफायर में जो FR होता है जो रिपल फैक्टर 2FS होता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। और इसमें भी RMS का मान जो होता है IRMS बराबर Imax/√2 होता है, वही 0.707 Imax हो जाएगा, ठीक है। बात करें I एवरेज, तो I एवरेज कितना होता है 2Im/π होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। बात करें इफ़िशियंसी, जो इसमें इफ़िशियंसी होता है तो इसका इफ़िशियंसी 81.6% होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, ठीक है। और जो इसमें PIV जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वह VM मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। तो आप ये सब भी फैक्ट याद रखेंगे। आगे आपका है जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी था, सेम उसका ये सब प्रोसेस होता है। जैसे इसमें भी VRMS बराबर होता है VM/√2 और I एवरेज बराबर होता है 2Im/π होता है, ठीक है। इसमें भी आपका जो इफ़िशियंसी होता है 81.6% होता है, ठीक है। तो यही सब होता है आपका। और अर्ध तरंग में क्या होता है, जो अर्ध तरंग होता है दोस्तों, तो अर्ध तरंग में आपका जो 1 डायोड प्रयोग किया जाता है और इसमें V एवरेज बराबर होता है VRMS बराबर होता है VM/2 होता है और V एवरेज बराबर होता है VM/π। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका इफ़िशियंसी की बात करें तो 40.6% होती है, ठीक है। तो ये सब भी पॉइंट आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछता है। आगे देखते हैं हम फिल्टर। फिल्टर क्या होता है हमारा, देखिए किसी रेक्टिफायर के लोड में प्राप्त DC आउटपुट में स्थिर धारा के साथ अस्पंदित धारा भी प्राप्त होती है, उसे उर्मिका कहते हैं। तो दृष्टिकारी से प्राप्त
आउटपुट वोल्टेज का सही उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि उससे असमंजन समाप्त करके आउटपुट वोल्टेज को ऐसा बनाया जाए कि उसमें धारा समय के साथ स्थिर बने रहे। तो दोस्तों इससे पहले हम बताए हैं कि जो दिष्टकारी होता है एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन पूर्णतः डीसी में नहीं बदलता है, उसमें कुछ पल्सेटिंग करंट होता है। तो उसी पल्सेटिंग करंट को दूर करने के लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिल्टर का प्रयोग करते हैं। जो फिल्टर के द्वारा कुछ जो एसी रहेगा तो उसे रोककर प्योरली हम डीसी आउटपुट को लोड को हम दे सकते हैं। तो फिल्टर में जो होता है कैपेसिटर और इंडक्टर प्रयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर जो होता है एसी में शॉर्ट होता है और यह समांतर में जुड़ा होता है। ठीक है, और डीसी में जो है ओपन होता है, डीसी में ओपन होता है। बात करें इंडक्टर का, तो इंडक्टर अपना एसी में जो होता है ओपन होता है और यह परिपथ के श्रेणी में जुड़ा होता है, और डीसी में यह शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो वही इसमें बोल रहा है कि रेक्टिफायर में जो डीसी आउटपुट होता है वह स्थिर नहीं होती है, कुछ पल्सेटिंग होती है, तो उसे हम उर्मिका घटक कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। तो रिपल फैक्टर का मान जितना ही कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो आगे है अपना दिष्टकारी से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज से उर्मिका रिपल समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युक्ति को फिल्टर कहते हैं। ठीक है, बीवीआई है। रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज से उर्मिका रिपल समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो युक्ति होती है उसे फिल्टर कहते हैं। इससे स्थिर एवं मतलब कांस्टेंट एवं स्मूथ वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फिल्टर जो है मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। शंट संधारित्र फिल्टर या संधारित्र इनपुट फिल्टर, दूसरा है प्रेरण फिल्टर या श्रेणी इंडक्टर फिल्टर, तीसरा है एलसी फिल्टर। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, डीसी परिपथ में संधारित्र डीसी को रोकता है, ब्लॉक करता है तथा एसी को जाने देता है। ठीक है, क्योंकि डीसी में आवृत्ति शून्य होती है। एससी बराबर 1/2πfc, डीसी एम बराबर 0, तो एक्सी बराबर इन्फिनाइट अनंत हो जाता है। तो डीसी परिपथ में इंडक्टर एसी को रोकता है, जैसा कि हम ऊपर बताए हैं, एसी को रोकता है, ब्लॉक करता है तथा डीसी को जाने देता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इंडक्टर को श्रेणी में लगाते हैं परिपथ के, और कैपेसिटर को समांतर में लगाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।